जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज ज्योग्राफी बूस्टर डोज शुरू करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको पता है भी, मैंने संपूर्ण भूगोल जो कि आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है इस साल, पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी इम्पोर्टेंट छोटे बड़े प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी है और उम्मीद ये कर रहा हूँ भी आप सब बच्चे उसको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और कर भी लिया होगा। आज की अपनी ये सीरीज है उन बच्चों के लिए विशेषतः है जिनका मिशन है अब की बार 90 पार, जिनके सपने बड़े हैं। ये बूस्टर डोज उनके लिए है, अर्थात जिन बच्चों ने वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं दोनों पीडीएफ के, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के, उनके लिए है ये। कुछ नए प्रश्न नए अंदाज में और कुछ आपके प्रीवियस नॉलेज की परख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और आज की इस बूस्टर डोज की खासियत है भी प्रश्नों के साथ साथ हम उत्तर पर भी बात करेंगे, किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है। तो इस कड़ी में आज का अपना पहला प्रश्न है, वो है भी प्रकृति और मानव के बीच वेद्य द्वैतता क्यों नहीं है। प्रश्न पर गौर करें, नेचर और ह्यूमंस के बीच वेद्य द्वैतता क्यों नहीं है। ये प्रश्न आ जाए तो आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे, सोचिएगा साथ में। प्रकृति और मानव के बीच वेद्य द्वैतता क्यों नहीं है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप, प्रकृति और मानव के बीच वेद्य द्वैतता नहीं है। प्रश्न की बात ही हम शामिल कर लेंगे साथ में, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता और इन्हें पूर्णता यानी समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह आंसर इस प्रश्न का सही बनता है। इस प्रकार के प्रश्न एक नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर के प्रश्नों के हिसाब से हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में आंसर है वो लिखना है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भूगोल के अध्ययन का मुख्य सरोकार क्या है। सरोकार आ जाए चाहे यहां पर यह लिखा आ जाए उद्देश्य। भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उत्तर लिखेंगे आप इस प्रश्न का। हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसका मुख्य सरोकार क्या है। उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। स्टार्टिंग में चाहें तो आप प्रश्न की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, भूगोल के अध्ययन का मुख्य सरोकार, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो प्रश्न की जो लाइन है इस लाइन को हूबहू उत्तर के साथ यहां पर लिखकर उसको अंडरलाइन करके उसके बाद आप अपना आंसर लिख सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जो मानव का पोषण करते हैं। इसलिए भूगोल के अध्ययन का ये मुख्य सरोकार है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो इस प्रकार मानव से जुड़े हुए सभी तथ्यों का अध्ययन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का यह आंसर रहेगा। अच्छे से लीजिएगा बूस्टर डोज, आनंद लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत संपूर्णता से हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, या मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, मानव का प्राकृतिकरण ये शब्द है इसमें, तो क्या उत्तर आप लिखेंगे। मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं और चाहें तो थोड़ी और अच्छे से आप व्याख्या कर सकते हैं। आदिम काल में तकनीकी का स्तर यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न होने के कारण मानव प्राकृतिक शक्तियों से डरता था, प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा करता था। तो ये इतनी बात आप इसमें लिख सकते हैं, या सिर्फ पहली एक लाइन भी
ये आप लिखेंगे तो भी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा अपनी बूस्टर डोज का, वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद में दो अंतर लिखिए। तो ये भी एक प्यारा प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रश्न की मांग के अनुसार आप हेडिंग बना देंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद में अंतर, यानी दो पेरे बना लिए और पर्यावरणीय निश्चयवाद और एक तरफ लिख दिया संभववाद। तो पहले में हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना जाता है, जबकि संभववाद में आप लिखेंगे इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना जाता है। ध्यान रखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद या सिर्फ निश्चयवाद, प्रकृति सब कुछ है, जबकि संभववाद में मानव को प्रभावी माना जाता है। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, इसमें मानव है वो प्रकृति का दास है, और इधर आप लिख सकते हैं इसमें मानव प्रकृति का स्वामी कहलाता है। तो इस प्रकार से आप दो अंतर हैं वो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के अंदर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, अर्थात हमें इसकी परिभाषा देनी है। तो परिभाषा, और कई बार ध्यान रखिएगा ऐसे जो प्रश्न होते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, इसमें तो परिभाषा आ गई, या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है भी ये परिभाषा आपको पेपर में दे दी जाए और पूछा जाए भी ये क्या है, तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। तो ये इसके अंदर इतना आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संभववाद का महत्व लिखिए, यानी संभववाद से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये चीजें हमें इसमें बतानी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? संभववाद के बारे में लिखना है, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का विकास करता है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर दिखाई देती है, जैसे धर्मशाला बना दी, विशाल नगर बना दिए, खेत बना दिए, चरागाह, बंदरगाह, बांध, नहरें, सैटेलाइट, टीवी, रेडियो, यानी मानव निर्मित जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बतानी है। तो इस प्रकार से आंसर आप संभववाद के महत्व यानी इंपॉर्टेंस के अंदर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखिए, मानव भूगोल के भी आगे कई ब्रांचेज आ जाती है, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, तो इनमें भी आगे उपक्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र हैं, तो कोई भी जो आपको सही लगे। पहले उत्तर में हम लिख दिया आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र निम्नलिखित है, फिर 1 नंबर 2 नंबर संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल। तो इस प्रकार से हम इसके नाम लिख सकते हैं, या इसके अलावा और भी विपणन भूगोल भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो कोई भी जो आपके अच्छे से तैयार हो, कोई भी 4 इसमें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। राजनीतिक भूगोल, इसके 2 उपक्षेत्र, तो इसमें 2 ही हैं अपने। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग बना देंगे भी राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं, या सिर्फ इतना भी लगा सकते हो भी राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र और डैश करके नीचे लिख देंगे, एक निर्वाचन भूगोल और दूसरा सैन्य भूगोल। तो ये 2 ही उपक्षेत्र हैं इसके, तो अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, हेडिंग बना देंगे पहले, भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं निम्न हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। एक चीज यहां पर और बताना चाहूं, कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं भी सर हमें बोर्ड परीक्षा के अंदर काला पेन यूज करना है ज्योग्राफी में या ब्लू यानी नीला पेन यूज करना है। अब यहां थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, प्रैक्टिकल का पेपर दोगे तब वहां पर आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, और जब आप पेपर कर रहे हो, फाइनल पेपर कर रहे हो, थ्योरिकल पेपर कर रहे हो, तो आपका जो मन करे काला पेन यूज करें चाहे ब्लू पेन यूज करें, वो आपकी अपनी मर्जी रहती है।
आप चाहें तो दोनों का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चे को ये लगता है भी इससे टाइम कंज्यूम होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ब्लू से ही काम करें, जो भी मेन चीज है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, कोई पॉइंट बनता है उसको अंडरलाइन कर दो, उतना बहुत होता है। तो ये भी आप अच्छे से इस बात को जान लीजिएगा। और जो बच्चे बीच में जुड़े हैं बाद में, उनको भी ये कहना चाहूँगा भी मैंने भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो सिद्धिविनायक संग्रिया है उसके ऊपर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा भी उनको शेयर है वो कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, इसका संबंध किस विचारधारा से है? बहुत प्यारा प्रश्न है। यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही स्वतंत्रता की स्थिति है, वो कौन सी विचारधारा है? देखिए, तीन विचारधारा अपनी मेन है। एक पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसमें आवश्यकता प्रकृति ही सब कुछ होती है, एक है अपनी संभववाद जिसमें मानव सर्वे सर्वा होता है, और एक है इन दोनों के बीच की और उसका नाम है रुको और जाओ या फिर नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद तो बहुत प्यारा प्रश्न है ये। तो इसका संबंध नव निश्चय विचारधारा से है। तो इसका संबंध किस विचारधारा से ये प्रश्न में पूछा है, तो हमने लिख दिया इसका संबंध नव निश्चय विचारधारा से है, और या फिर आप लिख सकते हो रुको और जाओ निश्चयवाद से है। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है और इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो दो चीज इसके अंदर पूछी गई है, एक तो उस संकल्पना का कंसेप्ट का नाम और दूसरा उसको देने वाले का नाम। तो आज जो उत्तर दे रहा हूं साथ में वो बोर्ड के अंदर लिखने का तरीका भी है। तो देखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद एक ही लिख दो, चाहे दोनों लिखना चाहें तो, अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना परिलक्षित करती है। जैसा कि प्रश्न की भाषा की लैंग्वेज थी हमने वही बना दी, जो मूल शब्द थे वो लिख दिए, और इस संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अब इस प्रकार से जब आप पूरा उत्तर लिखते हैं तो आपको बताऊं, जैसे आप यहां देखें, मैंने नव निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद को अंडरलाइन कर दिया और ग्रिफिथ टेलर। तो इस प्रकार से आप ये काम भी करना चाहें तो कर सकते हो। इससे क्या हुआ, अभी हमने टीचर को हाईलाइट कर दी वो बात जो इस प्रश्न का मेन आंसर था, ताकि सीधा ही टीचर का ध्यान वहां पर जाए, जांचने वाले का, और हमारे जो मार्क्स हैं वो अपने आप ही उस हिसाब से। तो ये अच्छा तरीका होता है भी आप अपने प्रश्न में किस और टीचर का फोकस करवाना चाहते हो। बच्चे आप बार बार कहते हो ना भी हम किस प्रकार से लिखें, तो ये तरीके भी मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं। अब लाभ तो वही उठा पाएगा जो अब इस सेशन को देखता रहेगा। कई बार बीच में जुड़ते हैं बच्चे और फिर उनके प्रश्न छूट जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब देता हूं। अब कई बच्चों को लगता है ना भी सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते, जवाब देता हूं। बस ये हो सकता है भी आपने वीडियो कब तक देखा, कहां तक देखा, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब निकल गया होगा। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं भी जो मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ से सीखना होता है वो जरूर देख रहे होंगे, ताकि उनके प्रश्नों के जवाब जैसे जैसे याद आते जाते हैं वैसे वैसे मैं बताता जाता हूं बीच बीच में। अगला अच्छा प्रश्न है कि आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को किस शब्दावली से अभिव्यक्त किया जाता है? तो कौन सी परिभाषा आ गई? ये अपनी वही पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो परिभाषा आ गई। तो आप पूरी लाइन लिखना चाहें तो वो लिख दें और फिर अंडरलाइन कर दें किसको, पर्यावरणीय निश्चयवाद को। या सिर्फ आप इतना भी लिखेंगे ना भी पर्यावरणीय निश्चयवाद भी 1 नंबर का प्रश्न है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे ही मिलने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? पहले हमने क्या पढ़ा, एक प्रश्न पहले स्टार्टिंग के अंदर ही हमने पढ़ा, वो था मानव का प्राकृतिकरण, और ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा बूस्टर डोज के रूप में, जो हमने पीछे पढ़ा मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, उसका जो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है उसकी पहली लाइन आप जरूर ध्यान में रखें। वो कौन सा है कि बेंदा, एक एग्जाम्पल दिया है, बेंदा मध्य भारत के
मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, मध्य भारत के अबुझमाड़, ये क्षेत्र याद रख लेना, अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। ये बात मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं बूस्टर के रूप में भी, कई बार हो सकता है कहीं से रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ जाए और ऐसे आ जाए बेंदा मध्य भारत के रिक्त स्थान देकर क्षेत्र के जंगलों में रहता है, तो अगर आपने फोकस नहीं किया तो लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये लाइन कही, ये भी अबुझमाड़ जो मानव का प्राकृतिकरण में, ये लाइन आप जरूर ध्यान में रख लें। अब अपना जो मूल प्रश्न है कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। तो आप चाहें तो पहले हेडिंग बना सकते हैं भी यही प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रश्न की भाषा है वो लिखकर इसको अंडरलाइन कर दे और फिर उत्तर लिख दे। भी मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। तो प्रकृति को खुद के अनुसार ढाल ले तो वो मानवीकरण हो गया, और मानव जो प्रकृति के अनुसार ढल जाए तो उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। ये दोनों में अंतर भी हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ, उनके नाम लिखते हुए प्रमुख लक्षण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1970 के दशक में किन विचारधाराओं का, तो आपको अच्छे से पता है 1970 के दशक में 3 मुख्य विचारधाराओं का उदय हुआ था, और वो 3 नई विचारधाराएं कौन सी है। एक तो है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है। दूसरा है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, इसका संबंध निर्धनता यानी गरीबी के कारण और सामाजिक असमानता से होता है, और इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। यह भी प्रश्न बनता है किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, तो वो आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है। तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव, धर्म और प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। तो इन तीनों को आपको मैं बताना चाहूंगा, इनको अच्छे से तैयार करना है। टोटल 6 विचारधाराएं अच्छे से पढ़नी होती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, कल्याणपरक या मानवतावादी, आमूलवादी या रेडिकल, और छठी व्यवहारवादी विचारधारा। तो आपको जरूर इन्हीं में से प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि संभववाद को स्पष्ट कीजिए। संभववाद को स्पष्ट कीजिए। जैसे ऊपर एक प्रश्न किया था हमने, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है या पर्यावरणीय निश्चयवाद को स्पष्ट कीजिए, तो अब आ गया संभववाद को स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, आप हेडिंग लगा सकते हैं, क्या यही संभववाद लिखेंगे। आप चाहें तो संभववाद लिखकर उसको अंडरलाइन करें, पॉइंट जो भी बनाए उनको अंडरलाइन कर दिया करो, और फिर आप अपनी बात लिख दो जितनी लिखना चाहें। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की यह विचारधारा संभववाद कहलाती है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा जो संभावनाएं जन्म लेती है, उनसे मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचनाएं करती हैं। इसी प्रकार का आंसर हमने ऊपर लिखा किसमें, जब हमने कहा भी संभववाद का महत्व बताइए, तो यही चीजें उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ें। अपना बूस्टर डोज के अंदर अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार नव निश्चयवाद का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ रुको और जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद, बहुत प्यारा प्रश्न है। आप चाहें तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे नव निश्चयवाद का महत्व। नव निश्चयवाद का महत्व, यह हेडिंग बनाकर अंडरलाइन कर देंगे, और फिर यहां मैंने 3 बातें लिखी हैं। आप प्रश्न की डिमांड के अनुसार 2 या 3 जितनी आप लिख सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है, एक बात। दूसरी, पॉइंटों के हिसाब से इसलिए लिखी है मैंने यहां पर, और ऐसा ही आप वहां लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब होता है बच्चे ने समझ के काम किया है। इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और उसे विनाश से बचाना होगा। यह विचारधारा पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है, जैसे औद्योगिकीकरण करते हुए जंगलों को
नष्ट होने से बचाना और खनन करते समय अति दोहन से बचाना। भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और प्यारा सा आंसर उसका। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल की बहुत सी ब्रांचेज पढ़ते हैं हम, जिसमें एक सामाजिक विज्ञान भी आती है। तो यानी आर्ट्स के सभी सब्जेक्टों से किस प्रकार भूगोल जुड़ा हुआ है, ये बात हमें इसके अंतर्गत लिखनी है। तो इसमें भी आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। ये भी अपने आप में एक रिक्त स्थान का प्रश्न आ सकता है भी मानव भूगोल की प्रकृति कैसी अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास। तो इस प्रकार से इतना सा आंसर इसमें पर्याप्त है, वो रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए, नेचर को समझाना है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल तरीके से तैयार किया है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप हेडिंग बनाना चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वही प्रश्न की भाषा मानव भूगोल की प्रकृति लिखकर अंडरलाइन करके और इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल में क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है, मानव के क्रियाकलाप, जो वो काम करता है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहां और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में तैयार किया गया आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। यहां एक चीज मैं बता दूं, चाहे भूगोलवेत्ता का नाम देकर मानव भूगोल की परिभाषा पूछे, चाहे सीधी मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। कई बार सिर्फ इतना आता है, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। अगर सिर्फ इतना आता है तो आप आजाद हो जाते हो, आपका जो मन करे उसकी परिभाषा लिख दें। लेकिन जब प्रश्न में आपको पर्टिकुलर दे दिया भी रेटजेल के अनुसार, तब ध्यान रख लेना, तब वही लिखनी है जो रेटजेल ने दी है। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, ये अपनी हेडिंग हो गई। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है, बूस्टर लीजिएगा यहां से। यानी रेटजेल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है, संश्लेषण के ऊपर जोर दिया गया है। तो दो ही तो परिभाषाएं आपको तैयार करनी है, दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगी और दूसरी है अपनी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, अर्थात इसकी परिभाषा में गत्यात्मकता अर्थात क्रियाशीलता, इंग्लिश में कहें तो डायनामिक, इसके ऊपर ज्यादा जोर है वो देती है। तो एलन सैंपल ने अपनी परिभाषा में किस पर जोर दिया है, गत्यात्मकता पर जोर दिया है, अर्थात क्रियाशीलता पर, एक्टिविटी के ऊपर, डायनामिक के ऊपर है वो स्ट्रेस है वो दिया है। भी मानव है वो शांत नहीं रह सकता, उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, तभी तो इतनी बड़ी डिस्कवरियां हो चुकी है भाई। टेक्नोलॉजी का ज्ञान ऐसे ही थोड़ी हो गया। तो इस प्रकार से आप एलन सैंपल और रेटजेल की दोनों परिभाषाएं हैं वो अच्छे से तैयार करें। एक बार पुनः कहूं, अगर सिर्फ मानव भूगोल की परिभाषा पूछे तो आपका जो मन करे, चाहे एलन सैंपल वाली लिख दें चाहे रेटजेल वाली लिख दें, वो अपने आप का जो विवेक उस टाइम काम करे, आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये थे आज के अपने भूगोल के अंदर पहले चैप्टर के बूस्टर डोज। आपको इसी प्रकार से आगे भी भूगोल के जिन जिन चैप्टर में आपको बूस्टर डोज की जरूरत है उनके वीडियो भी समय समय पर आते रहेंगे। लेकिन फायदा वही उठा सकता है जो कि सतत प्रयास कर रहा है, आज का काम आज कंप्लीट कर रहा है, जिसके सपने बड़े हैं, जिसका मिशन है अब की बार 90 पार,
उन बच्चों के लिए ये बूस्टर डोज बहुत रामबाण होने वाली है। और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ, भूगोल में प्रश्न आंसर सब कुछ टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, जो कि ब्लू प्रिंट के अनुसार है, बोर्ड के पैटर्न के अनुसार है। और आप चाहें तो इस प्रकार के वीडियो बूस्टर डोज लेकर भी आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं अपने सपनों को सच करने में। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगली बूस्टर डोज के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।